हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है, एक वीडियो इसके पहले आ चुका है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ऑफलाइन वाले सभी पेपर करवा चुकी हूँ और ऑनलाइन वाले भी कुछ पेपर मैंने करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। यानी कि जो ऊष्मा के कुचालक हैं, जिनसे ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता, उस समूह को हमें बताना है। पहला है ऊन, लकड़ी, लोहा। दूसरा है हवा, जल, तांबा। तीसरा है हवा, ऊन, एल्यूमिनियम और चौथा है ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। तो ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। इन तीनों में ही ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भागों में ही पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है? हमें पौधे की प्रजाति नहीं बताना है, हमें बताना है कि ये किस तरीके के पौधे होते हैं। पहला विकल्प है प्रचुर, दूसरा है विदेशी, तीसरा है स्थानिक और चौथा है विलुप्त होने की कगार पर। तो पौधों की एक्स कोई प्रजाति है जो बहुत अधिक संख्या में होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के 22 भाग में ही पाई जाती है। तो ये स्थानिक प्रजाति है पौधों की। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं, किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो याद रखिएगा। अब प्रचुर, विदेशी और विलुप्त होने की कगार पर, ये वाली प्रजातियों के बारे में भी जान लीजिए। प्रचुर क्या है? प्रचुर वे प्रजातियां हैं जो व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हैं और किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ये उग जाती हैं, तो प्रचुर प्रजातियां कहलाती हैं। विदेशी प्रजातियां क्या होती हैं? विदेशी प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो किसी ऐसे क्षेत्र में पेश की जाती हैं जहां वे स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती, यानी कहीं और से किसी दूसरे भाग में लाई जाती हैं। जैसे भारत में कोई पौधा नहीं पाया जाता हो और वह किसी दूसरे देश से यहाँ पर लाया जाए, तो वह विदेशी प्रजाति कहलाएगा। और विलुप्त होने की कगार पर वे प्रजातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, जो संकट में है, यानी भविष्य में विलुप्त हो सकती हैं। तो ऐसी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर कही जाती हैं। सबके बारे में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। नहीं का विशेष रूप से आपको अपने एग्जाम में ध्यान रखना है। पहला विकल्प है हथनियां झुंडों में रहती हैं। दूसरा है एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। तीसरा है हाथी 14-15 वर्ष तक की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। और चौथा है 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। तो हाथियों के विषय में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? हाथी बहुत ही कम आराम करते हैं। दिन में 2 से 4 घंटे ये सोते हैं, ज्यादा नहीं सोते हैं, कम आराम करते हैं। इनको कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। पानी में भी ये खेलते हैं। इनके कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जब इन्हें गर्मी लगती है तो ये कान हिलाकर हवा कर लेते हैं। इसके अलावा जो झुंड होता है उसमें हथनियां और बच्चे होते हैं। अब बच्चे जो होते हैं तो हाथी भी होते हैं, हथनियां भी होती हैं छोटे बच्चों के रूप में। लेकिन जब हाथी बड़े हो जाते हैं तब ये झुंड को छोड़ देते हैं और ये फिर अकेले ही रहते हैं। हाथी 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं। जब ये वयस्क हो जाते हैं तो ये झुंड को छोड़ देते हैं। तो जो झुंड होता है उसमें हथनियां और बच्चे ही रहते हैं और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे शामिल होते हैं। जो झुंड होता है उसमें 10 से 12 सदस्य होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो गलत है वह बताना है। हथनियां झुंडों में रहती हैं, सही है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं, यही गलत है, क्योंकि 10 से 12 संख्या होती है झुंड में सदस्यों की। तो दूसरा विकल्प गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है, तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। दूरी और दिशा वाला प्रश्न है।
तो मान लीजिए कि ये रहा एक्स। एक्स के ठीक उत्तर में आपको चलना है 125 मीटर, तो उत्तर होता है ऊपर की तरफ, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर चलना है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, यानी कि ए हमें मिल गया है। अब हमें बी की तरफ जाना है जो पश्चिम की तरफ है, तो हमें बी मिल गया, ये रहा पी। उसके बाद लिखा है, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर है, तो ये रहा सी, बी के उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर। और अंत में आप बाई पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है, तो ये रहा बाई। बाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है? तो बाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, ये आपका विद्यालय है और ये रहा आपका घर। तो आपके घर की दिशा पूछी गई है, तो घर की दिशा जो है विद्यालय के सापेक्ष ठीक दक्षिण में, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है? दक्षिण। ये है घर। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? अब सलीम खा रहा है तला हुआ खाना यानी ऑयली और मैदे से बने उत्पाद, तो सलीम को मोटापा हो जाएगा। और जो राजू है वह घर का खाना तो खाता है, लेकिन वह पालक नहीं खाता है, अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाता है, तो उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी, यानी कि उससे जब आयरन की कमी होगी तो खून की कमी हो जाएगी, यानी उसे एनीमिया हो जाएगा। तो सलीम को होगा मोटापा और राजू को होगा एनीमिया। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। मिश्र धातुओं से जो बना है, पहला है ब्रास, ब्रांज, लिथियम। दूसरा है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, स्टील। तीसरा है स्टील, ब्रास, टिन। और चौथा है स्टील, ब्रास, ब्रांज। तो मिश्र धातुएं वे होती हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती हैं। अब इसमें जो मिश्र धातुओं का समूह है वह है चौथा विकल्प, स्टील, ब्रास और ब्रांज। स्टील जो है ये लोहे और कार्बन की मिश्र धातु है। कभी कभी इसके गुणों को बढ़ाने के लिए अनुतत्व भी मिला दिए जाते हैं। पीतल जो है, ब्रास कहते हैं जिसे, ये तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। और कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है जिसे ब्रांज कहते हैं। तो चौथा विकल्प मिश्र धातुओं का है, चौथा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% पर्पटी, 84% मेंटल और 15% क्रोड। तो ये तीनों ही पृथ्वी के आयतन में होते हैं। ABC सही है, चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। पृथ्वी की जो संरचना है पृथ्वी की संरचना 3 मुख्य परतों में विभाजित है, भूपर्पटी, आवरण और क्रोड। भूपर्पटी सबसे बाहरी परत है और पृथ्वी के आयतन का लगभग 1% है। मेंटल जो है यह परत भूपर्पटी के नीचे है और क्रोड सबसे भीतरी परत है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित अभिकथन और कारण आर को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, अलबरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। और कारण है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि अलबरूनी और इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की।
जो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये खुद भारत की यात्रा पर आए थे। अलबरूनी जो था ये उज्बेकिस्तान से आया था, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, तो ये खुद भारत की यात्रा पर आए थे, इन्होंने भारत की यात्रा की। अब इसमें लिखा है कि इन यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की, तो इन्होंने और भी देशों की यात्रा की, लेकिन ये खुद भारत की यात्रा पर पहले आए थे। तो अभिकथन हो गया गलत। और कारण क्या है? यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, तो ये सही है। ए गलत किंतु आर सही, चौथा विकल्प हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है? पहला है माउंट किलिमंजारो, दूसरा है फ्यूजियामा और तीसरा है आल्पस पर्वत। तो जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है वे पर्वत हमें बताने हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी गतिविधि से बनते हैं, आमतौर पर लावा और राख के संचय के माध्यम से। ये पर्वत अक्सर अपने शंक्वाकार आकार के लिए जाने जाते हैं और सक्रिय या विलुप्त ज्वालामुखियों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इसमें ए सही है, माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु शामिल हैं। और फ्यूजियामा माउंट फुजी भी ये से कहते हैं, जापान में स्थित है और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ए और बी इसमें सही है, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आल्पस पर्वत जो है ये यूरोप में स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया सहित 8 देशों में फैली हुई है और ये मुख्य रूप से विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित है, ये ज्वालामुखी से निर्मित नहीं है। तो इसमें ए और बी सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है। कथन ए कह रहा है कि कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है और कथन बी है वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो कौआ पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला नहीं बनाता, कौआ ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कौए का घोंसला आपने देखा होगा तो ये ऊंचाई पर बनाता है, बनाता पेड़ पर ही है लेकिन ऊंचाई पर, नीची डाल पर नहीं बनाता। कथन ये हो गया गलत। वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, ये भी गलत है। 2 पत्तों को सीकर घोंसला बनाता है दर्जन पक्षी, और वीवर पक्षी जो घोंसला बनाता है बहुत ही जटिल घोंसला बनाता है, अच्छा घोंसला बनाता है और ये कई घोंसले बनाता है। मादा पसंद करती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, उसमें ही मादा पक्षी अपने अंडे देती है। तो कथन ए और बी दोनों ही गलत दिए गए हैं। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन और कारण को ध्यान से पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अगर कोई तैरना नहीं भी जानता है तब भी मृत सागर में आसानी से तैर सकता है। मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। तो जो मृत सागर है इसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक है और लवण की मात्रा अधिक होने के कारण इसका घनत्व तो बहुत अधिक है। यदि आप तैरना नहीं भी जानते हैं तब भी आप मृत सागर में आसानी से तैर सकते हैं, अभिकथन सही है। और मृत सागर के 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला है कर्नाटक, केरल, गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तीसरा है केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और चौथा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था अरब सागर से लगे हुए भारतीय राज्य और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारतीय राज्य, जिसने भी वीडियो देखा है उसको पता होगा। अब इसमें पूछे गए हैं कि जिसके समुद्र तट अरब सागर पर हैं, तो अरब सागर से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा व नगर हवेली, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप। अब इसमें जो विकल्प सही है कौन है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो ये भी साथ में याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पहला है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, दूसरा है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, तीसरा है उड़ीसा के उत्तर में और चौथा है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ पर है? उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। दिशाएं याद रखिएगा, इस तरफ होता है पूर्व, आपके दाहिने हाथ की तरफ, ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और ये दक्षिण मानचित्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? पहला है काबुल, दूसरा है अबू धाबी, तीसरा है बर्लिन और चौथा है थिम्पू। तो रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं? अबू धाबी में पाए जाते हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो पौधा उग सकता है वह खजूर का पेड़ है। यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो ये भी याद रखिएगा। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह एशिया के पश्चिमी भाग में है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, पानी यहाँ पर बहुत कम है और मौसम बहुत गर्म रहता है। लोग यहाँ पर सूती कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, तो ये भी याद रखिएगा। और लोग अरबी भाषा बोलते हैं और इस क्षेत्र में सिर्फ खजूर का पेड़ ही उग पाता है। इतनी बातें अबू धाबी के बारे में याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं और सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है लद्दाख। तो याद रखना है आपको, घरों से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा। अब इस तरीके के घर बनाए जाते हैं लद्दाख में। 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। जो ऊपर की मंजिल होती है, पहली मंजिल, उस पर लोग स्वयं रहते हैं और जो नीचे की मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है, उसमें जरूरी सामान और जानवरों को रखा जाता है। अब लद्दाख जो है ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो लोग भी नीचे रहने के लिए आ जाते हैं। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, लद्दाख। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मनाली में कैसे घर बनते हैं, तो मनाली जो है पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है। तो मकान पत्थर के, लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन इनकी छतें तिरछी होती हैं मनाली में, तो ये याद रखना है। और राजस्थान के पूछ लिए जाएं तो राजस्थान आप जानते हैं कि गर्म क्षेत्र है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत कम होती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग मिट्टी के घर बनाते हैं, मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि जो सूरज की गर्मी है वो अंदर ना आए, और मिट्टी के घर अंदर से ठंडे रहते हैं। और दीवारें जो हैं मिट्टी की बनी होती हैं और छतें कटीली झाड़ियों की बना लेते हैं। तो याद रखिएगा। असम में घर बनाए जाते हैं मजबूत बांस के खंभों पर। असम जो है भारी बारिश वाला क्षेत्र है, बारिश बहुत होती है, बाढ़ भी आ जाती है, तो लोग मजबूत बांस के खंभों पर घर बनाते हैं ताकि जो बाढ़ आए तो पानी अंदर ना भरे, और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के घर बनाए जाते हैं और एनसीईआरटी में घरों के बारे में बताया गया है, तो एक प्रश्न घरों से संबंधित जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पहला है केरल, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है तमिलनाडु। तो नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, अब बात टैपियोका की आ जाती है तो आपको याद रखना है केरल। केरल के लोग मुख्य रूप से टैपियोका खाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा केरल में केले के फूल की सब्जी खाई जाती है और
जो व्यंजन हैं यानी जो मुख्य भोजन है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, बिहार में लिट्टी चोखा, गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं लोग। जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा हांगकांग में सांप का एक व्यंजन बनाया जाता है, लोग उसे पसंद करते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में पसंद की जाती है। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। इन सभी के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगी, बस आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ईवीएस मैंने पहले भी पढ़ाया है, मैंने पूरा कंप्लीट नोट्स बनाकर पढ़ाया था, फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे, इस बार भी पढ़ा दूंगी। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। पहला है बैंगनी और नीला, दूसरा है हरा और पीला, तीसरा है नारंगी और लाल और चौथा है काला और सफेद। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेद रंगों में ही देख पाते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, केचुआ जो है किसान का मित्र होता है। निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी है, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और चौथा है, केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही है। ये खरपतवार नहीं खाते। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, सही है, जिससे जमीन भुरभुरी हो जाती है, पोली हो जाती है। और केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है। ए सी डी सही है, तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं, काली और सफेद। प्रश्न हो गया है रिपीट, उसके लिए माफ कीजिएगा, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उसे चुने जो अन्य से भिन्न है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा है कोयला। तो पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस, ये तीनों ही पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता। पेट्रोलियम जो है विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल, पैराफिन मोम, इन सब का मिश्रण होता है और पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों यानी अंशों को अलग करने की प्रक्रिया को शोधन के रूप में जाना जाता है। लेकिन कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, तो यही भिन्न है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के गांव में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है?
कल के वीडियो में भी इसी तरीके का एक प्रश्न मैंने लिया था। पहला विकल्प है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का है, क्योंकि ये समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। मधुमक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। एक होती है रानी मधुमक्खी, जो अंडे देती है। कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं जो कोई विशेष कार्य नहीं करती, और सबसे महत्वपूर्ण होती हैं श्रमिक मधुमक्खियां। सभी महत्वपूर्ण कार्य इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं, जैसे बच्चे पालना, छत्ता बनाना, फूलों से रस एकत्र करना, शहद बनाना। ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियों के होते हैं। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लगातार यदि आप जुड़े रहेंगे मेरे चैनल से तो ये सभी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इतने प्रश्न मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घटपर्डी एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो घटपर्डी एक कीट भक्षी पौधा होता है। ये ऐसी जगह पर उगता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस कमी को पूरा करने के लिए यह छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा कर खा जाता है। भारत में ये पौधा मेघालय में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा पिचर प्लांट, वीनस फ्लाइट रैप, सन ड्यू, ये भी कीट भक्षी पौधे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और भारत के अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। तो ये भी याद रखिए। घटपर्डी के बारे में बताया है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? पहला है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, दूसरा है अधगम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की मदद करना, तीसरा है स्कूलों में पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना, और चौथा है ईडब्ल्यूएस से संबंधित बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं चलाना। तो तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर के भीकमपुरा में है, और यह संगठन लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए पारिस्थितिक अनुसंधान और भूमि विकास करने के लिए जाना जाता है। और इसका निर्देशन राजेंद्र सिंह ने किया है। अब इसमें पूछा गया है कि समूह किससे संबंधित है, तो पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण, जोहड़ों का पुनर्निर्माण और नए भी इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। पहला है उपजाऊ, दूसरा है बंजर, तीसरा है विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी, और चौथा है सिंचाई के लिए उपयुक्त। तो यदि कोई किसान एक ही फसल को बार बार उगा रहा है और अधिक रसायनों का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी जो भूमि है बंजर हो जाएगी, फिर उसमें कोई भी फसल पैदा नहीं होगी। इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है, ताकि जो भूमि है वह उपजाऊ बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार का उपयोग करते हैं। पहला है विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग, दूसरा है बहुत अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग, तीसरा है चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, और चौथा है चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट। तो मधुबनी जो चित्रकला है इसका संबंध बिहार राज्य से है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। मधुबनी चित्रकला में जो रंग प्रयोग किए जाते हैं ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, और आमतौर पर मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए चावल के पाउडर में रंगीन पेस्ट का उपयोग किया जाता है। यानी चावल के पाउडर को रंगों के द्वारा रंगीन बनाया जाता है और उसी से चित्र बनाए जाते हैं। चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जब त्योहार होता है, कोई अवसर होता है, उस अवसर पर महिलाएं बनाती हैं इन चित्रों को अपने घर में, और विवाह के अवसर पर। और इसमें मछली है, मनुष्य है, ये सभी छवियां बनाई जाती हैं, प्रकृति के दृश्य बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाले एक समूह का चयन कीजिए। पहला है मलेरिया, डेंगू, हैजा, दूसरा है मलेरिया, चिकनगुनिया, आंत्र ज्वर, तीसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, और चौथा है मलेरिया, हैजा, आंत्र ज्वर। तो आप सभी लोग जानते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अवलक्षणों का चयन कीजिए।
पहला है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, दूसरा है बदबूदार पतला पीला तरल, तीसरा है सुखद महक पतला नीले रंग का तरल और चौथा है बिना गंध वाला सघन और गहरा तरल पदार्थ। तो पेट्रोलियम जो है बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पेट्रोलियम के उपोत्पाद कौन कौन से हैं? पैराफिन, मोम, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, ये सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मिट्टी का तेल, चिकनाई वाला तेल, ये सभी बिटुमेन, ये भी सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी किस देश से आया था? पहला है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है ओमान। तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अलबरूनी की किताब याद रखिएगा, किताब का नाम किताब उल हिंद, अरबी भाषा में लिखी गई है, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी बंदूकों को बनाने में उपयोग किए जाने वाले कांसे के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कांसा एक तत्व है, दूसरा है कांसा तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है और चौथा है कांसा तांबे और प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो अभी आपको मैंने इसी वीडियो में बताया कि कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कांसे से संबंधित प्रश्न ईवीएस में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में एसएसटी में, दोनों में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है? पहला है फिरन, दूसरा है अंगराम, तीसरा है बुख्तार और चौथा है अचकन। तो कश्मीरी गाउन को फिरन के रूप में जाना जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने लिए थे 30 प्रश्न और एक प्रश्न रिपीट हो गया, तो आप मान के चलिए 29 प्रश्न थे। आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। और ईवीएस की चिंता छोड़ दीजिए, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं इतने प्रश्न भी करवा दूंगी और कंप्लीट एनसीईआरटी से ईवीएस पढ़ा दूंगी, तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।